dear students. So it's the first time I'm sharing my video in your class, and the reason you already know. So, first thing first, let me introduce myself. My name is Mohammad Saqib, and I teach English in your school. So, basically, I teach till class 11th. So, it's the first time that I'm going to teach in your class, and from the screen itself, you can see what we are going to learn today. So it's chapter number 12, En route to America, from your English literature book. So students, get ready for learning this chapter. Before explaining anything about this chapter, I would like to ask you, how many of you like to travel? आप में से कितने लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद है? आप में से बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद होगा। आज हम काफ़ी नए नए तरीक़ों से ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव कार, बस, मेट्रोस, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एन रूट टू अमेरिका, जैसा कि आप सब जानते हो अमेरिका काफ़ी दूर है, इज इट? सो आज भी हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें हम जर्नी देखेंगे ऑथर की और उसकी सिस्टर की, जो कि इंडिया से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। सो जनरली इंडिया से अमेरिका अगर आज की डेट में किसी को जाना होता है तो आप बताओ बच्चों, वो कैसे जाना प्रेफर करेंगे? आप कहोगे सर एयरप्लेन से, बट पहले के समय में एयरप्लेन्स इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हुआ करता था और इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी उसकी नहीं थी। तो बताओ पुराने तरीके क्या हैं जिससे लोग पहले के ज़माने में दूर दूर जाया करते थे? यस, सही बोला आप लोगों ने बच्चों। सो ये लोग शिप से ट्रैवल करने वाले हैं। द जर्नी इज़ फ्रॉम शिप, और जब हम वाटरवेज से कोई जर्नी करते हैं हम उसको वॉयज कहते हैं। तो ये लोग एक शिप वॉयज करने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तो हम इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर के बारे में। एज ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी द लेडी, दिस लेडी इज ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। सो नयनतारा सहगल was born on 10th May 1927. She is the niece of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Politics and history inspire and underline much of her writing. Most of her writings bring out concerns about independent existence of women. She was awarded the Sahitya Academy Award for English in 1986 for her novel Rich Like Us. This is an extract from her memoir Prison and Chocolate Cake. सो ऑथर के बारे में बच्चों देखो, आप ये फोटोग्राफ देख सकते हो ऑथर की। इनका नाम है नयनतारा सहगल। सो ऑन 10th May 1927 शी वॉज बॉर्न। और ये कौन है? हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भतीजी हैं ये। ओके, शी इज़ अ नीस। सो नीस मीन्स भांजी या भतीजी। तो इनकी कहानियों में बच्चों हमको ज़्यादातर पॉलिटिक्स या फिर कुछ हिस्ट्री के इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और इनकी ज़्यादातर राइटिंग्स में हम ये देखते हैं कि वुमेन्स की इंडिपेंडेंस, वुमेन मतलब महिलाओं की इंडिपेंडेंस के लिए ये बात करती हैं। आज भी आप जानते हो हमारे देश में वुमेन इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये अपनी स्टोरीज़ में हमेशा महिला सशक्तिकरण कहते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट, इसकी बातें करती हैं। और इनको इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है इंग्लिश के लिए इन 1986। सो बच्चों, साहित्य अकादमी अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेचर के लिए। जैसे कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ऐसे लिटरेचर में इंडिया में साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो इनकी नॉवल थी एक रिच लाइक अस, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिलता है। अभी जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एन रूट टू अमेरिका, वो एक्चुअली में एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पार्ट है छोटा सा,
जो कि कहानी है मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक। तो इनकी एक कहानी है, एक नॉवेल है जिसका नाम है मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक। सो आइए शुरू करते हैं। Something will always remain a mystery to me. One of these is perpetually baffling question. How did mummy and papa have encouraged to have courage to send us to America in 1943? Many people had journeyed abroad before the war, and many more were to go after, but few went as we did at our age. From a peaceful country on a troop ship at the height of the war. I have grown up since then, married and had children of my own. Yet the older I grow, the less able I am to answer that question. I am quite certain that I could never send my children away from home so confidently and fearlessly in such circumstances. तो यहाँ पे ऑथर जो हैं वो अपने बचपन के एक इंसिडेंट को शेयर कर रही हैं, वो अपनी जर्नी को शेयर कर रही हैं और वो बताती हैं कि मेरे मन में तो बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब मुझे नहीं मिल पाता। उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि मेरे मम्मी पापा के अंदर इतनी हिम्मत, इतना करेज कहाँ से आया कि वो लोगों ने हमें 1943 में अमेरिका भेज दिया। तो आगे वो कहती हैं ऐसा नहीं है कि अमेरिका जाने वाले हम लोग पहले थे, वॉर से पहले भी लोग वहाँ जाया करते थे, वॉर के बाद भी जाएंगे या जाते हैं, लेकिन हम लोग के जैसे हमारी उम्र में कोई भी इतनी दूर अकेले नहीं गया था शिप से। ऑथर कहती है कि 1943 एक ऐसा समय था जब इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा था और उस समय देश के माहौल बहुत अच्छा नहीं था। तो उस समय ऑथर कहती हैं कि पता नहीं कैसे उनके पेरेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि वो इनको, जो कि ये ऑथर और उनकी बहन जो कि अभी एज में काफ़ी कम है, उनको अकेले अमेरिका जाने के लिए कहते हैं। तो ऑथर आगे बताती हैं कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी हो गई है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती हूँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर खोजने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहती हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा का आंसर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालत में कभी ना भेजती इतनी दूर जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे भेज दिया। सो बेसिकली बच्चों, ऑथर जो है वो अमेरिका के लिए ट्रैवल करने वाली है एक शिप से अकेले, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के साथ। मतलब दोनों काफ़ी छोटे हैं और 1943 में देश की हालत आप समझ सकते हो, इंडिपेंडेंस का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा वॉर्स हो रहे थे, तो उस समय इन छोटे छोटे बच्चों का अकेले निकलना बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक हो सकता था। ओके, सो यहाँ पे लिखा है विच क्वेश्चन इज सी टॉकिंग अबाउट हियर। तो ऑथर कौन से क्वेश्चंस पूछ रही है अपने आप से? ऑथर यही क्वेश्चन पूछ रही है कि उसके मम्मी पापा ने उसे कैसे जाने के लिए अकेले छोड़ दिया। Perhaps it is because I have not had the training in courage and discipline that my parents had. At any rate, there we were on board ship in Bombay Harbour, waiting for the voyage to begin. So, ऑथर कहती है कि हो सकता है शायद हम अपने मम्मी पापा के जैसे करेजियस ना हो, हमारे अंदर इतना डिसिप्लिन ना हो, और इस वजह से हम अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो भी हो, अब तो हम लोग जा ही रहे हैं। वो याद करते हैं कि अब वो शिप पे बैठ चुकी थी, शिप बॉम्बे हार्बर पर आ चुकी थी और वो इंतज़ार कर रहे थे कब उनका वॉयज, मतलब जर्नी शुरू हो। आगे वो कहती हैं, माई आंट, मम्मीज ओनली सिस्टर, कृष्णा हुद सिंह
Krishna Hathi Singh, okay? Krishna Hathi Singh, who lived in Bombay, had rushed us through last minute shopping and numerous other arrangements that traveling during wartime entailed. She had seen us off the dock with garlands of flowers, had put a red tilak on our foreheads, and had given us each a coconut for good luck and a little box of cardboard containing a handful of Indian earth in case you get homesick. She was clearly apprehensive about our journey, though she did her best to hide her fears and told us stories about her own first exciting trip abroad. तो अब ऑथर कहती है कि वो शिप पे है, शिप के चलने का इंतज़ार कर रही है, तभी उसकी आंट वहाँ पे आती हैं। उनकी सिर्फ एक आंट है, उनकी मम्मी की सिर्फ एक बहन है जिनका नाम कृष्णा हथी सिंह है। तो वो बॉम्बे में ही रहती हैं। वो यहाँ पे आती हैं शिप के पास, लास्ट मिनट में शिप निकलने ही वाली होती है, तभी वो काफ़ी सारी शॉपिंग करके इनको देने के लिए आती है। उसमें काफ़ी सारे सामान होते हैं जो इनको ट्रैवल में काम आ सकते हैं। तो उनको वो आती हैं, उनको माला चढ़ाती हैं और उनके माथे पे रेड तिलक लगाती हैं। तिलक होता है ना बच्चों, माथे पे तिलक लगाते हैं, उनको कोकोनट देते हैं गुड लक के लिए, और एक लकड़ी के बॉक्स में इंडियन अर्थ मतलब हमारे देश की मिट्टी देते हैं। अगर बच्चों को घर की याद आए तो उस मिट्टी को वो देखकर घर को याद कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि उन्हें भी घबराहट हो रही थी। ये बच्चे इतने छोटे छोटे हैं और अकेले इतनी दूर का सफ़र तय करने वाले हो रहे हैं, लेकिन वो अपने घबराहट को छुपा रही होती हैं ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो भी घबरा रही हैं, और बच्चों को बताती हैं अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे वो जब छोटी थी तो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम अब्रॉड मतलब विदेश की यात्रा की थी। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे जो ऑथर हैं और उनकी सिस्टर हैं वो लोग शिप के ऊपर बैठे हैं, और जो उनकी आंटी हैं कृष्णा वो नीचे खड़े होकर उनको टाटा बाय बाय कह रही हैं। आगे हम देखते हैं। The thing to remember, she said, is to look helpless but be efficient. That way everybody gives you a helping hand, and if everybody doesn't, you can take care of yourself anyway. तो उनकी आंटी जाते जाते उन्हें एक एडवाइस देके जाती हैं, एक राय देकर जाती हैं और कहती हैं कि बच्चों अपने आप को कभी भी हेल्पलेस आप तब नहीं समझोगे जब आप खुद ही एफिशिएंट होगे। जब आपको खुद पे यकीन होगा तो आप कभी भी अपने आप को बेसहारा नहीं पाओगे। तो इस तरीके से हर कोई तुम्हारी मदद भी करना चाहेगा, और अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा फिर भी तुम इतने सक्षम हो, फिर भी तुम इतने केपेबल हो कि तुम अपनी मदद खुद से कर सकते हो। तो ऑथर कहती है वी फाउंड इट वॉज सेज एडवाइस, though Lekha afterwards complained that it did not work out so well as I always looked helpless, she was forced to be efficient. तो बच्चों को लगता है कि इनकी आंटी ने जो एडवाइस दी है वो एक सेज एडवाइस है, मतलब एक अच्छी एडवाइस है, नॉलेजेबल एडवाइस है, क्योंकि आंटी के पास एक्सपीरियंस रह चुका है। और बाद में कहती हैं कि उनकी सिस्टर लेखा वो बाद में कहती है कि ये सब एडवाइस काम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को हेल्पलेस बेसहारा समझती हूँ और मुझे खुद ही अपने आप की हेल्प करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑथर है उनकी बहन का नाम लेखा है, इसको आप याद रख सकते हो। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑथर्स सिस्टर। ओके, तो अब ऑथर हमें शिप के बारे में बताती है और वो कहती है The ship had no facilities for recreation. There was no deck tennis, swimming, dancing, cinema shows, or any other amenities of travel by sea. According to our dispirited fellow passenger, the voyage offered nothing but drabness, dullness, and seasickness, and of course there was always the possibility of attack by an enemy submarine, as informed by the captain.
तो ऑथर कहते हैं कि शिप में रिक्रिएशन की मतलब एंटरटेनमेंट की कोई भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। वहाँ पे ना टेनिस का कोर्ट था, ना स्विमिंग पूल था, ना डांस करने के लिए कोई जगह थी, ना सिनेमा शोज़ होते थे, और कोई भी ऐसी दूसरी एनिमिटीज़ मतलब कोई भी ऐसी दूसरी चीज़ नहीं थी जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकें। तो वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर डिस्पिरिटेड मतलब जब आप अपना एंथुजियाज्म मतलब अपने अंदर का जोश कम होने लगता है ना, जब आपको कुछ नया नहीं मिले, कुछ एक्साइटिंग नहीं मिले तो आप डल फील करने लगते हो। तो बाकी के पैसेंजर्स जो पहले भी सफ़र कर चुके हैं शिप में वो बताते हैं कि इस शिप में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बोरियत होगी, डलनेस, सी सिकनेस का मतलब होता है जब नाव पे आप जाते हो या शिप पे जाते हो तो काफ़ी शेक करती है, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, जिससे कुछ लोगों को वॉमिटिंग, नोजिया जैसी चीज़ें होती है। दैट इज़ नोन एज सी सिकनेस। तो ऑथर कहती हैं कि लोग उन्हें बताते हैं कि हो सकता है कि इस शिप में कुछ एनिमीज अटैक भी कर दें। समुद्र बहुत बड़ा है, आप लोगों ने सुना होगा, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवीज़ भी देखी होगी, उसमें कुछ समुद्री लुटेरे भी होते हैं। तो ऐसी भी कहानियां हैं कि इस शिप को कुछ लुटेरे, समुद्री लुटेरे लूट भी सकते हैं, जैसा कि कैप्टन ने बताया है। अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Lekha and I were totally unconcerned about these warnings. We had never been on a ship before, so we did not miss peacetime comfort and amenities. It was recreation enough to lean over the railings on the deck and feel the salty spray on our faces, to watch the changing panorama of the ocean, and talk to other passengers. As for the submarine scare, it only added the excitement for our first voyage. We were exhilarated at the thought of the adventure that lay ahead. वो कहती हैं कि लेखा और मुझे ज़्यादा एंटरटेनमेंट की शिप में टेनिस है, स्विमिंग पूल है, सिनेमा है, ये सब की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहली बार है शिप पे, और हमारे लिए शिप पे बैठना ही एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग चुपचाप सिर्फ रेलिंग पे बैठेंगे डेक के। डेक का मतलब होता है जो शिप का जो मेन सरफेस होता है, जहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है, तो वहाँ पे हम बैठेंगे, हमारे चेहरे के ऊपर समुद्र की जो पानी की छिट्टे आएंगे वो पड़ेंगे, वो सब भी देख के फील करके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। जो पैनोरामिक ओशन होगा, पैनोरामा मतलब इन अ लॉन्ग व्यू, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक आपको देखने को मिले। काफ़ी आप जब समुद्र में होते हो तो आप जितनी दूर देखो आपको ओशन ही दिखाई देता है। तो वो कहती हैं ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, दूसरे पैसेंजर से बात करेंगे, इसमें ही हमारा टाइम पास हो जाएगा, हमें स्विमिंग पूल और सिनेमा की उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और कहती हैं जहाँ तक बात रही सबमरीन की, जो दूसरे लुटेरे हैं उनकी बात रही, तो वो तो हमें एक्साइट ही कर रही है, क्योंकि हमारी फर्स्ट वॉयज है, हमारी फर्स्ट जर्नी है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सिलरेटेड हैं, मीन्स एक्साइटेड हैं ये सोचकर कि आगे उनकी जर्नी में क्या होने वाला है। ओके, सो आगे वो शिप के बारे में बताती है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो बच्चों ट्रेन में अलग अलग क्लासेस होती है, स्लीपर, जनरल, एसी, फर्स्ट क्लास। उसी तरीके से शिप में भी अलग अलग क्लासेस होती है, जैसे प्लेन में भी अलग अलग क्लास होती है, बिजनेस, इकोनॉमी एंड फर्स्ट। तो वो कहती है देयर वर ओनली टू क्लासेस ऑफ पैसेंजर्स, ऑफिसर एंड ट्रूप। द पोलिश refugees belonged to the troop class. They lived on the lower deck and slept on camp cots, closely packed, row upon row. The rest of the passengers were assigned to the officer class and had cabins on the upper deck. The mess room was common to all passengers and we mingled freely with one another. तो वो कहती हैं कि इनकी जहाज़ में दो क्लासेस हैं पैसेंजर्स के लिए, एक ऑफिसर क्लास है और एक ट्रूप क्लास है। सो पॉलिश, पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहते हैं। सो पोलिश रिफ्यूजी, वहाँ के जो रिफ्यूजीज थे वो ट्रूप क्लास से बिलोंग करते थे और वो शिप के लोअर डेक, लोअर हिस्से में रहते थे। वहीं पे वो कैंप में सोते थे, मतलब उनका रहने का जगह बहुत अच्छा नहीं था, कैंप जैसा, टेंट जैसा हिस्सा था।
और वो एक साथ रो अपॉन रो मतलब काफ़ी कंजेस्टेड होकर रहा करते थे, और बाकी के पैसेंजर्स जो थे उनको केबिन्स अलॉट थे, उनके छोटे छोटे कमरे अलॉट थे अपर डेक पे। तो वो आगे बताते हैं कि जो मेस था, मेस बच्चों वो होता है कैंटीन जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि हॉस्टल वगैरह में मेस होता है जहाँ पे सब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। तो वो कहती हैं कि मेस कॉमन रूम था, वहाँ पे दोनों ही पैसेंजर्स आया करते थे। दोनों ही पैसेंजर्स का मतलब दोनों कैटेगरी के पैसेंजर्स आते थे, और वो दोनों एक दूसरे से सबको ही आपस में बातें कर सकते थे। Lekha and I found that we were to share our cabin with two elderly missionary ladies going home on follow. Sharing it would not have been mattered if it had not been a miniature cabin originally meant for two. It could scarcely accommodate the 4 bunks that had been crowded into it, let alone the 2 extra people. The romance of the voyage soon began to fade away due to this crowdedness. तो ऑथर अपने केबिन के बारे में बताती हैं। केबिन बच्चों क्या होता है कि शिप में या ट्रेन में छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं, उनको ही हम केबिन कहते हैं। तो वो कहती हैं कि उनका केबिन बहुत ज़्यादा छोटा था, और उनके साथ 2 एल्डरली लेडीज़, मिशनरी लेडीज़, मतलब मिशनरी लेडीज़ क्या होती हैं, जैसे आप लोगों ने मदर टेरेसा को देखा होगा, शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ इंडिया। तो इस टाइप की जिसको हम सिस्टर कहते हैं, है ना, जिनको हम नन्स कहते हैं, वो मिशनरीज लेडीज़ होती हैं। तो वो भी इनके साथ थी। तो टोटल 4 लोग इनके केबिन में थे, और वो कहती हैं कि इनका जो केबिन है, इनको साथ में रहने से प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट इनका केबिन इतना ज़्यादा छोटा था जो कि सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें अभी मजबूरी में 4 लोग रह रहे हैं, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पे बच्चों लिखा है बंक। सो यहाँ पे बंक का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में पहले बेड्स आया करती हैं जो नीचे होती है, और उसके ऊपर एक और बेड होती है, हमें चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। आपने टाइटैनिक मूवी में भी देखा होगा, जैक जो है वो अपर बैंक के लिए फाइट करता है। तो ये जो बंक बेड होती है, ऐसी बेड होती है ताकि कम जगह में 2 लोग आराम से सो सकें। ट्रेन में भी होता है लोअर मिडिल अपर, उस तरीके से बंक बेड होती है जिसमें नीचे रहता है और ऊपर रहता है। तो वो कहती है कि हमारे केबिन में टोटल 4 बंक किसी तरीके से एडजस्ट किया जा चुका था, और इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो गया था, और इस वजह से जो इनका जो ट्रिप का रोमांस ऑफ द वॉयज था, मतलब जो ट्रिप का जो एक्साइटमेंट था, ट्रिप के लिए जो फन था, वो जल्दी से क्या हो गया, चला गया, फेड अवे हो गया, क्योंकि इन्हें भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जैसे हम लोग भी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है, इट। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट डज द राइटर मीन बाय रोमांस ऑफ द वॉयज, इट मीन्स द एक्साइटमेंट ऑफ द वॉयज। In the beginning, I could not get used to the motion of the ship, and I felt sick and dizzy. The one tiny porthole in a cabin framed a grey tossing sea, and I rolled from side to side on my bunk, powerless against the ship's heaving rhythm. One night, I rolled night off the bunk onto the floor, much to my annoyance and Lekha's uncontrolled hilarity. The airless cabin reeked of a stale odor. Yet, if I went on the deck for fresh air, there was zigzag ocean full view to taunt me. When I did go on deck, I had to muster all my self-control and try to think of the ocean in poetical terms instead of as the unleashed monster it appeared to be. तो ऑथर कहते हैं कि शिप से ट्रैवल करने का इनका पहला बार है, और इनको बहुत ज़्यादा आदत नहीं है शिप के मोशन की, तो इनको सिकनेस, मतलब थोड़ी सी उनको तबीयत अपनी ख़राब लग रही है, थोड़ा अजीब लग रहा था। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा चक्कर भी आ रहा था, डिजी मीन्स टू फील लाइक चक्कर आना थोड़ा थोड़ा। तो वो कह रही थी उनके शिप में जो छोटा सा पॉट होल है, पॉट होल मतलब जैसे एरोप्लेन है शिप में जैसे गोल गोल खिड़की जो बनी होती है, उसको ही पॉट होल कहते हैं।
तो ऑथर कहते हैं कि हमारे केबिन में से हमें बाहर समुद्र दिखाई देता था। टॉसिंग सी का मतलब होता है जो अप एंड डाउन, समुद्र को आप देखे हो उसकी वेव्स कितनी ज़्यादा अप एंड डाउन होती है। तो वो कहती हैं कि समुद्र इतना ज़्यादा वेव उसके थे कि शिप जो है वो हिल रही थी साइड बाय साइड, जिससे मैं मेरी पूरी बॉडी बेड के ऊपर हिल रही थी। मैं कितनी भी कोशिश करूं बेड को अच्छे से पकड़ने की, लेकिन शिप इतना शेक कर रहा था, इतना मूव कर रहा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और एक रात क्या होता है कि मैं अपने बेड से गिर जाती हूँ ज़मीन पर, और लेखा ये सब देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो आगे चल के वो कहती हैं कि हमारे केबिन में कहीं से हवा नहीं आती थी, इट वॉज अ एयरलेस केबिन, और इस वजह से उसमें ओडर होने लगी। जैसे कि अगर कोई ऐसा कमरा है जहाँ पे कोई वेंटिलेशन ना हो रहा हो तो उसमें बदबू आने लगती है ना, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो स्मेल करने लगती हैं। अब आप भी ऐसे किसी स्टोर रूम है पूरी तरीके से बंद है तो उसमें बदबू आने लगेगी। तो वो कहती है जब मैं ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर जाया करती थी तो मुझे समुद्र देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। समुद्र का जो जिगजैग मूवमेंट है, जो लहरें हैं, उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। ऐसा लगता था कि कोई मॉन्स्टर के जैसा है वो। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करती थी और मैं सोचती थी कि ये शिप की जो वेव्स हैं वो मॉन्स्टर नहीं, और उन्हें ट्रीट किया करती थी कि एक पोइटिकल टर्म्स है, लाइक इट्स नॉट मॉन्स्टर बट इट इज़ गुड। तो ठीक है बच्चों, ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आई विल नॉट एक्सटेंड द वीडियो, इसको मैं 2 या 3 पार्ट्स में बना दूंगा। लेसन इज क्वाइट बिग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड। आप लोग अपना नाम कमेंट डाउन कर देना अटेंडेंस के लिए, एंड टेल मी ऑल्सो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।